चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने कॉर्पोरेट जगत के एक बहुत बड़े नाम शिव कुमार के साथ हुई एक लंबी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से हैं। जी, उन्होंने नोकिया से लेकर पेप्सिको इंडिया तक मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाया है और भारत के कारोबारी माहौल को बहुत बहुत करीब से देखा है। और आज हमारा मिशन इसी माहौल को समझना है। हम इस बातचीत के जरिए भारत में बिजनेस का जो असली खेल है उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बड़ी और छोटी कंपनियों की लड़ाई में असल में जीतता कौन है, भारतीय ग्राहक वो आखिर चाहता क्या है, और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी यहाँ आकर कभी कभी घुटने टेक देती हैं। बिल्कुल। और चलिए सीधे एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं जिसने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा। अच्छा, इस बातचीत में ये बात सामने आई कि भारत में पढ़ने वाले सभी लोगों में से केवल 54% ही असल में नौकरी के लायक हैं, मतलब एम्प्लॉयबल हैं। सिर्फ 54%? ये तो बहुत बहुत बड़ा गैप है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसपे शायद हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ये दिखाता है कि कंपनियों के लिए सही लोग ढूंढना कितना मुश्किल है। पर इससे पहले कि हम लोगों की बात करें, देखते हैं कि कंपनियां आपस में कैसे मुकाबला करती हैं। एक आम धारणा है, हम सब यही सोचते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अथाह पैसा और संसाधन होते हैं, वो आसानी से छोटी कंपनियों को कुचल देती हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बातचीत में एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आई। एक बहुत ही दमदार लाइन है। क्या? किसी बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को नहीं हराया है, बल्कि हमेशा एक तेज कंपनी ने धीमी कंपनी को हराया है। वाह, मतलब पैसा नहीं, रफ्तार, स्पीड। ये आज के बिजनेस का सबसे बड़ा सच है। यहाँ असली ताकत पैसा है ही नहीं, बल्कि रफ्तार और फैसले लेने की क्षमता है। इसका कोई उदाहरण है बातचीत में? हाँ, एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक छोटी फुर्तीली कंपनी वो सिर्फ 2 महीने में अपना नया प्रोडक्ट बाजार में उतार सकती है। सिर्फ 2 महीने में? हाँ, और वहीं एक बड़ी स्थापित कंपनी को सिर्फ ये सोचने में, ये मूल्यांकन करने में कि प्रोडक्ट बनाना भी चाहिए या नहीं, साल भर लग सकता है। 1 साल सिर्फ सोचने में? हाँ। ये तो सुनने में ही मतलब अजीब लगता है। इसका मतलब तो साफ है, बड़ी कंपनियों की प्रक्रियाएं, उनका जो सिस्टम है, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। भले ही बाहर से वो कितनी भी मजबूत दिखे। बिल्कुल, वो अपने ही वजन के नीचे दब जाती हैं। यहाँ टाटा और रिलायंस का उदाहरण इस बात को और साफ करता है। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। बातचीत के अनुसार टाटा के जो हाल के उपभोक्ता निवेश हैं, जैसे बिग बास्केट और टाटा 1mg, वो उतने सफल नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस की सफलता का श्रेय मुकेश अंबानी की 2 खासियतों को दिया गया है। और वो क्या है? पहली, बड़े पैमाने पर सोचना, जिसे कहते हैं थिंक स्केल, मतलब छोटा सोचना ही नहीं। और दूसरी जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, उसे शानदार तरीके से लागू करना, यानी एग्जीक्यूट ब्रिलियंटली। बताया गया है कि रिलायंस में बहाने नहीं चलते हैं, वो एक एग्जीक्यूशन मशीन की तरह काम करते हैं। एग्जीक्यूशन मशीन, ये सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी ये कर कैसे पाती है? अक्सर तो कंपनियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं, धीमी हो जाती हैं, उनमें परतें चढ़ती जाती हैं। यहीं पर कल्चर का मतलब संस्कृति का रोल आता है। रिलायंस में ऊपर से नीचे तक एक करके दिखाओ वाली संस्कृति है। अच्छा। वहाँ सालों तक मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस नहीं चलती, फैसला होता है और फिर पूरी ताकत उसे लागू करने में लगा दी जाती है। जबकि कई पारंपरिक बड़ी कंपनियों में उनमें प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती हैं कि अच्छे से अच्छा आइडिया भी फाइलों में ही दम तोड़ देता है। तो ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये रफ्तार और उसे लागू करने की संस्कृति का खेल है। बिल्कुल। तो मतलब रफ्तार ही सब कुछ है। लेकिन क्या होता है जब एक तेज कंपनी पहले बाजार पर कब्जा कर लेती है और फिर खुद ही धीमी और अहंकारी हो जाती है? मुझे लगता है ये हमें सीधे बिजनेस के कब्रिस्तान की ओर ले जाता है, जहां नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियों की कब्रें हैं। बिल्कुल। ये कंपनियां गायब क्यों हो गईं? एक समय था जब इनके बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और दोनों के गायब होने की वजह है बिल्कुल अलग और बहुत बहुत दिलचस्प है। नोकिया के मामले में ये एक सीधी सादी रणनीतिक गलती थी, स्ट्रैटेजिक गलती। हाँ, उन्होंने बाजार की हवा को गलत समझा। जब गूगल का एंड्रॉयड तूफान की तरह आ रहा था, नोकिया ने उसे अपनाने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना। ओह, ये तो बहुत बड़ी गलती थी। ये बोर्डरूम में लिया गया एक गलत फैसला था जिसने पूरी कंपनी को ही डुबो दिया। ठीक है, तो नोकिया ने गलत नाव चुनी और
डूब गए। लेकिन ब्लैकबेरी की कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, वो तो और भी अजीब है। उनके पास तो BBM था, ब्लैकबेरी मैसेंजर। वो आज का व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप के आने से भी कई साल पहले उनके हाथ में तो सचमुच सोना था। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, यही उनकी असफलता का कारण भी बना। ये कैसे हो सकता है? ब्लैकबेरी के जो अधिकारी थे वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने सिक्योर ईमेल सिस्टम को देते रहे, जो कॉर्पोरेट जगत में बहुत लोकप्रिय था। हाँ, वो तो था। वो इस बात से पूरी तरह अंधे हो गए कि उनका असली हीरा, उनका भविष्य BBM था। उनके पास प्रोडक्ट था, यूजर्स थे, लेकिन वो बाजार की बदलती नब्ज को समझ ही नहीं पाए। मतलब वो अपनी सफलता के नशे में इतने चूर थे कि भविष्य को देख ही नहीं पाए। एकदम सही। ये एक क्लासिक केस है जहां कंपनी को ये समझ ही नहीं आता कि ग्राहक उसे क्यों पसंद कर रहा है। ब्लैकबेरी को लगता था लोग उन्हें काम के लिए खरीद रहे हैं, जबकि लोग DBM पर दोस्तों से चैट करने के लिए भी उन्हें पसंद करने लगे थे। बिल्कुल, उन्होंने उस ट्रेंड को नजरअंदाज कर दिया और बाकी सब इतिहास है। ये दिखाता है कि कैसे कंपनियां अपनी ही बनाई हुई छवि में कैद हो जाती हैं। ये जो अंधेपन की आप बात कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति की गलती तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कंपनी के अंदर की किसी गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। अगर कोई देख भी रहा हो कि कंपनी गलत रास्ते पर जा रही है, तो शायद वो बोल नहीं पा रहा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये हमें सीधे कंपनियों की अंदरूनी दुनिया यानी उनकी संस्कृति पर ले आता है। जी, इस बातचीत में भारतीय कंपनियों के भीतर की एक बड़ी समस्या पर रोशनी डाली गई है, जिसे हाई पावर डिस्टेंस संस्कृति कहा गया है। हाई पावर डिस्टेंस, ये क्या होता है? ये एक एकेडमिक शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कि हमारी कॉर्पोरेट संस्कृति में बॉस और कर्मचारी के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। अच्छा, बॉस भगवान की तरह होता है और कर्मचारी उसकी प्रजा। ऐसे में लोग अपने बॉस को खुश करने के लिए यस सर कहते हैं, भले ही वे उसकी बात से सहमत ना हो। हाँ, ये तो मैंने भी कई जगह देखा है। कोई भी बुरी खबर देने से या बॉस के आइडिया को चुनौती देने से डरता है। बिल्कुल, लेकिन इस बातचीत में एक और दिलचस्प बात कही गई है। क्या? कि बड़ी कंपनियों में शक्ति किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से नहीं मिलती, बल्कि उसे अस्वीकार करने से मिलती है। ये तो उल्टा है। सोच कर देखिए, ये कितना सच है। जब कोई मैनेजर किसी नए आइडिया को ब्लॉक करता है, 10 सवाल पूछता है और अंत में उसे ना कह देता है, तो उसे शक्तिशाली महसूस होता है। अच्छा, हाँ कहने में तो जिम्मेदारी आती है, काम बढ़ता है। एग्जैक्टली, ना कहना आसान है और ये ताकत का एहसास भी कराता है। इसी ना कहने की संस्कृति में इनोवेशन और नए विचार वो मारे जाते हैं। और ये सीधे तौर पर फीडबैक या आलोचना को स्वीकार न करने की हमारी आदत से भी जुड़ा है। आज की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर पली बड़ी है, उसे तो तुरंत फीडबैक चाहिए, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, उन्हें इसकी आदत है। सही बात है। लेकिन हमारे कई पुराने लीडर किसी भी तरह की आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह लेते हैं और नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल, और जब बॉस आलोचना सुन ही नहीं सकता, तो कोई उसे सच बताने की हिम्मत कैसे करेगा? सही है। इसी मानसिकता को समझाने के लिए बातचीत में एक मजेदार कहानी का जिक्र है। एक भारतीय क्रिकेट कप्तान के बारे में मजाक था कि जब वो टॉस के लिए जाते थे, तो हेड्स या टेल्स कहने के बजाय ड्रॉ कहते थे। ड्रॉ? टॉस में ड्रॉ कैसे हो सकता है? तो यही तो मजाक है। इसका मतलब है कि वो हारना नहीं चाहते थे, चाहे जीते या ना जीते, बस हार से बचना है। ओह, तो ये हार से बचने की मानसिकता है। हाँ, और इसमें आप जीतने का बड़ा मौका भी खो देते हैं। यही डर कंपनियों को साहसी निर्णय लेने से रोकता है। वो सुरक्षित खेलना चाहती हैं और अंत में अप्रासंगिक हो जाती हैं। तो हमने देखा कि कंकुमा अंदर से कैसे काम करती हैं, कैसे डर और पदक्रम उन्हें रोक सकता है। लेकिन हर कंपनी का अस्तित्व तो आखिरकार ग्राहक के लिए ही होता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा देखते हैं, वो भारतीय ग्राहक। क्या वो अमेरिकी या चीनी ग्राहक से वाकई इतना अलग है? इस बातचीत के अनुसार जमीन आसमान का फर्क है। तीनों के मनोविज्ञान में मूलभूत अंतर है। अच्छा। सबसे पहले भारतीय ग्राहक को लेते हैं। उसे किसी भी कीमत पर वैल्यू चाहिए। उसे सिर्फ सस्ता सामान नहीं चाहिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसने जो पैसा खर्च किया है, उसके बदले में उसे कुछ ज्यादा मिला है। बिल्कुल, उसे डील मिलनी चाहिए। उसे मोल भाव करना पसंद है, ताकि वो घर जाकर ये महसूस कर सके कि उसने दुकानदार को हरा दिया और एक बहुत अच्छी डील हासिल की। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। सही है। और अमेरिकी ग्राहक? अब अमेरिकी ग्राहक को देखिए, उसकी एक अनोखी बात है, बिना सवाल पूछे सामान वापस करने की सुविधा। ये वहां के बाजार का एक बेहद अहम हिस्सा है जो विश्वास पर आधारित है। और चीनी ग्राहक? वो तो दुनिया के लिए एक पहेली है।
चीनी ग्राहक वो इनोवेशन और वैल्यू का एक अनूठा मिश्रण चाहता है। मतलब वो दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी भी चाहता है और वो भी कम से कम दाम पर। वे कम कीमत और उच्च इनोवेशन दोनों की उम्मीद एक साथ करते हैं। ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। भारत पर वापस आते हैं। यहाँ ब्रांड बनाने के लिए एक और बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया गया है, यूनिक शो ऑफ प्रीपोजिशन। हाँ। ये यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन यानी यूएसपी का एक देसी संस्करण लगता है। आप इससे ऐसा कह सकते हैं, ये इस गहरी सामाजिक सच्चाई पर आधारित है कि भारतीय समाज में दिखावे का बहुत महत्व है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वे कोई प्रीमियम चीज खरीद रहे हैं तो क्या वे उसे दूसरों को दिखा सकते हैं? क्या उस पर एक लोगो है जिसे देखकर लोग पहचान जाएंगे कि ये महंगा है? वाह, यूनिक शो ऑफ प्रीपोजिशन, ये तो कमाल का शब्द है। मतलब ये कि भारत में प्रोडक्ट बेचना सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि पड़ोसियों को कैसे जलाया जाए। ये तो मार्केटिंग का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। हाँ, ये सिर्फ उपयोगिता के बारे में नहीं है, ये सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के बारे में भी है। जो कंपनियां इस बात को समझती हैं, वो भारत में सफल होती हैं। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन किसी नए उद्यमी के लिए थोड़ा डरावना भी हो सकता है। हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत के आधार पर अगर कोई छोटी कंपनी या स्टार्टअप किसी बड़ी धीमी कंपनी से मुकाबला करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई उम्मीद है, कोई प्लेबुक है? हाँ, और बातचीत में 3 बहुत साफ और कारगर बातें सुझाई गई हैं। अच्छा, पहली क्या है? पहली, एक नीश चुने, यानी बाजार का एक ऐसा छोटा कोना ढूंढे जहां बड़ी कंपनी ध्यान नहीं दे रही हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है मामा अर्थ। मामा अर्थ। जी, जब HUL और P&G जैसे दिग्गज पूरे शैम्पू बाजार पर कब्जा किए हुए थे, तो उन्होंने प्याज वाले शैम्पू जैसी एक छोटी सी जरूरत को पकड़ा और उस पर आज एक अरबों का बिजनेस खड़ा कर दिया। मतलब भीड़ से मत लड़ो, अपना अलग रास्ता बनाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी सबसे जरूरी चीज है एक अच्छी टीम बनाना। शिव कुमार का तर्क है कि आज के समय में पैसा मिल सकता है, टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है, लेकिन अच्छे और काबिल लोग मिलना सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल। आपकी टीम ही आपकी असली ताकत है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, बड़ी कंपनी की नकल करने की कोशिश कभी ना करें। कभी नहीं। यह सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है जो स्टार्टअप्स करते हैं। आप उनके बजट, उनके नेटवर्क या उनके संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको खेल के नियम बदलने होंगे, ना कि उन्हीं के खेल में उन्हें हराने की कोशिश करनी होगी। ये तो हुई आज की बात। अगर हम भविष्य की ओर देखें, तो इस बातचीत के अनुसार आने वाले समय में सबसे बड़े अवसर किन क्षेत्रों में छिपे हैं? कहाँ पैसा बन सकता है? स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखा गया है। जैसे कि हेल्दी फूड। हाँ, हेल्दी फूड, हाई प्रोटीन स्नैक्स, मिलेट से बने उत्पाद, शुगर फ्री मिठाइयाँ। लोग अब सेहत को लेकर बहुत बहुत जागरूक हो गए हैं। ये तो समझ आता है। और क्या? दूसरा है समय बचाने वाले उत्पाद। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, तो ऑन द गो ब्रेकफास्ट, जिसे लोग गाड़ी चलाते हुए या मेट्रो में खा सकें, या कोई ऐसी सर्विस जो आपका समय बचाए, वो बहुत चलेगी। बिल्कुल। और तीसरा, अच्छा दिखना, फिटनेस, बालों का झड़ना रोकना, त्वचा की देखभाल, ये सब बहुत बड़े बाजार हैं। इस बातचीत में एक और बड़ा अनोखा विचार दिया गया है, समय को एक आयाम के रूप में देखने का। इसका क्या मतलब हुआ? ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हम आमतौर पर जगह के बारे में सोचते हैं, लेकिन समय के बारे में नहीं। इसका उदाहरण है रात में चलने वाले जिम या नाइट कॉलेज। ये उन लोगों के लिए है जो दिन में काम करते हैं। पारंपरिक रूप से जो समय बेकार माना जाता था, क्या हम उसमें कोई सेवा या उत्पाद दे सकते हैं? अच्छा, तो जैसे 24/7 चलने वाली खास लाइब्रेरी या देर रात तक खुली रहने वाली क्रेच सुविधा, उन लोगों के लिए जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। बिल्कुल, ये उद्यमियों के लिए सोचने के नए दरवाजे खोलता है। अपने बिजनेस को सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में नहीं, बल्कि समय की गहराई में भी देखिए। वहां आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि बिजनेस की दुनिया में रफ्तार पैसे से ज्यादा जरूरी है। हाँ। कैसे सबसे बड़ी कंपनियां भी अपनी ही गलतियों और घमंड से डूब सकती हैं। और कैसे भारतीय ग्राहक और यहाँ की कॉर्पोरेट संस्कृति की अपनी अनूठी चुनौतियां और अवसर हैं। इस पूरी बातचीत में हमने रणनीति, पूंजी, बाजार और टेक्नोलॉजी की बातें की, लेकिन एक धारा है जो इन सब के बीच से बार बार गुजरता हुआ दिखा, और वो है मानवीय मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। जी, चाहे वो एक CEO का अपनी गलती न मानने का अहंकार हो,
एक कर्मचारी की यस सर कहने की मजबूरी और डर हो, या फिर एक ग्राहक की वैल्यू और दिखावे की गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत हो, हर व्यावसायिक फैसले के मूल में इंसान और उसका व्यवहार ही है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या व्यापार में असली चुनौती केवल बाजार हिस्सेदारी या मुनाफे के आंकड़ों की है, या ये असल में मानवीय व्यवहार की इस जटिल पहेली को समझने और उसे सही दिशा देने के बारे में